किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं सियासत, जहां बात होती है आपसे ही जुड़े मुद्दों की, जिन पर सियासत हावी है। सियासत के हर पहलू और हर बारीकी पर बात करेंगे अगले आधे घंटे तक। बने रहिए हमारे साथ सियासत में। आज हम बात करेंगे सियासत के उस पहलू की जिसके तले महिलाओं की सुरक्षा दबी है। पूरा देश जाग चुका है और मांग कर रहा है इंसाफ की, मांग कर रहा है बदलाव की, कानून में भी और सरकार के रवैये में भी। लेकिन अफसोस की सरकार इसके लिए तैयार दिख नहीं रही। जहां एक तरफ गृह मंत्री को संसद के विशेष सत्र की जरूरत महसूस नहीं होती, तो वहीं पीएम मनमोहन सिंह ने भी राष्ट्र के नाम संदेश में देश की उम्मीदें तोड़ी है। कैसे, आइए देखते हैं। इंसाफ की मांग पूरा देश कर रहा है, लिहाजा सरकारी खेमे में भी खलबली है। देश को सवालों के जवाब चाहिए और प्रधानमंत्री के पास सिवाय सांत्वना के कुछ नहीं है। जब खबर आई कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं, तो उम्मीद जगी कि कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिसमें इंसाफ का रंग होगा। लेकिन एक बार फिर नाउम्मीदी ही हासिल हुई। पीएम ने जो बोल बोले उनमें सांत्वना तो थी, लेकिन वो भरोसा नहीं था जो देश को चाहिए। I appeal to all concerned citizens to maintain peace and calm. I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. The Home Minister has already spoken about the steps being taken. We will examine without delay not only the responses to this terrible crime, but also all aspects concerning the safety of women and children and punishment to those who commit these monstrous crimes. पीएम मानते हैं कि आक्रोश जायज है, लेकिन देश से उन्हें संयम की उम्मीद अब भी है। सरकार की किरकिरी का अंदाजा उन्हें अच्छी तरह से है, दर्द का एहसास उन्हें है। इसीलिए 3 बेटियों के पिता होने का हवाला देने से भी पीएम नहीं चूके। हालांकि इसी बीच लीडर ऑफ अपोजिशन यानी सुषमा स्वराज इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कह रही है सुषमा, आप सीधे सुनिए। संतोषजनक और समाधान कारक उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आया। जब लोग आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतर आए, तब हमने 2 सुझाव इस सरकार को दिए। पहला मेरी ओर से प्रधानमंत्री को दिया गया कि वो संसद का विशेष सत्र बुलाएं और जो मौजूदा कानून है उसको और ज्यादा कठोर बनाने के लिए संशोधन लेकर आए। दूसरा सुझाव कल मैंने गृह मंत्री जी को दिया कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जहां बैठकर सारी पॉलिटिकल क्लास इस चीज पर चर्चा करे और इसमें से कोई संतोषजनक उत्तर ढूंढे। लेकिन खेद से कहना पड़ रहा है कि दोनों ही हमारे सुझाव सरकार ने अस्वीकार कर दिए। अब सरकार संसद में उत्तर देना नहीं चाहती,
संसद को विश्वास में लेना नहीं चाहती, सर्वदलीय बैठक बुलाना नहीं चाहती, प्रोटेस्टर्स से बात करना नहीं चाहती, तो क्या चाहती है? पुलिस के डंडे चला करके स्थिति को संभालना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार्य है। मित्रों, आंदोलन तो बहुत हुए हैं, इमरजेंसी के समय भी बहुत आंदोलन हुए, आंदोलनों में लोगों की पिटाई भी हुई, लेकिन कल जिस तरह की बर्बरता इंडिया गेट पर दिखाई गई, विशेष तौर पर महिलाओं के साथ, तो आंसू गैस के गोले भी इकट्ठे दागे गए, उसी समय वाटर कैनन भी चलाया गया, वहीं बुरी तरह का लाठी चार्ज भी किया गया, और लड़कियों पर भी लाठी पुरुष पुलिस वालों ने चलाई। कोई महिला पुलिस लाठी नहीं चला रही थी। 80 बच्चे कल घायल होकर के आरएमएल में पहुंचे हैं, राम मनोहर लोहिया में। तो इमरजेंसी की हदों को भी पार कर दिया इन्होंने। इसलिए आज हमने यहाँ बैठकर सोचा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तो सब कुछ अस्वीकार कर दिया, कल हम राष्ट्रपति जी से समय मांग रहे हैं और उनके पास हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर के तो संसद का विशेष सत्र बुलवाएं और वहां कानून को कठोर बनाने का एक संशोधन सरकार लेकर आए। इस तरह की सलाह वो सरकार को दें, और यदि सरकार ये नहीं करती तो आक्रोश बढ़ेगा, और जनाक्रोश को आप दमन से नहीं दबा सकते, पुलिस की लाठियों और डंडों से नहीं दबा सकते, और ये जनाक्रोश एक दिन में नहीं पनपा है, और ये एक घटना के लिए भी नहीं है। ये घटना तो सारी की सारी हदें पार कर गई। वास्तव में दिल्ली के अखबार की सुर्खियां हर दिन इस तरह की घटनाओं से भरी रहती हैं। कभी कहीं एक छोटी बच्ची का बलात्कार हो जाता है, कहीं कोई प्रेस रिपोर्टर का बलात्कार हो जाता है, कभी रात में और कभी दिन में। ये एक भड़का हुआ गुस्सा है, जिसे कहते हैं अक्यूमुलेटेड एंगर। ये इकट्ठा हुआ गुस्सा है, और महिलाओं के प्रति उत्पीड़न के मामले पूरे देश में जिस तरह से हो रहे हैं, वो गुस्सा सड़कों पर फूटा है, और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार इसका तुरंत संज्ञान ले और इसके लिए कोई समाधान कारक चीज निकाल कर लेकर आए, और इसके लिए कल हम राष्ट्रपति जी से मिलने जाएंगे। तो राष्ट्रपति से मिलने जाने की बात कह रही है सुषमा स्वराज, और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से जो दरख्वास्त की गई वो नहीं मानी गई, गृह मंत्री से जो बातचीत हुई वो नहीं मानी गई। तो ये कैसा देश है और ये कैसी सरकार है जो अपने ही लोगों को समझने से इनकार कर रही है। इस प्रदर्शन को बजाय शांत कराने के, बजाय रुकवाने के, बजाय प्रोटेस्टर्स से बात करने के, ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी और धुन में मगन है, किसी और मसले में उलझी हुई है। वो चाहती ही नहीं कि जो हालात हैं उनमें कुछ सुधार हो, कुछ बदलाव हो, और ऐसे ही सुधार और बदलाव की मांग को लेकर लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, इंडिया गेट की तस्वीरें हैं, किस तरह से युवा वर्ग खासकर की बड़े पैमाने पर यहां पर एकत्रित है, इकट्ठा है। नाराजगी है इसी मसले को लेकर कि क्यों आखिर दिल्ली में हर दिन हर रोज रेप की वारदातें, लड़कियों से छेड़खानी की वारदातें, मॉलेस्टेशन की वारदातें इस तरीके से बढ़ती जा रही है। क्यों राजधानी की पुलिस इतनी ज्यादा निष्क्रिय है कि ऐसे मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो लगातार चैनल वन न्यूज आपको इस आक्रोश की वहां कवरेज दिखाता रहा है, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने रखता रहा है, और इसमें मदद की हमारे तमाम सहयोगियों ने। इस वक्त रजनीश त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। रजनीश, आज की क्या कुछ तस्वीर दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दी है? देखिए, अभी तक का जो मामला सुबह से दिखाई दिया, मैं सुबह से हूँ, तो जो मेन रास्ता है, अगर हम बात करें अशोका रोड, 12 खंबा रोड की बात करें, राजीव चौक की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, और राजपथ रोड या साउथ ब्लॉक विजय चौक की बात करें, तो पूरा जो ये पूरा रास्ता है, ये पूरी जगह ये छावनी में तब्दील है। यहाँ पे ये कह सकते हैं परिंदा पर नहीं मार सकता, इस तरह के छावनी में तब्दील हो गया है। तो और दूसरी तरफ ये है कि अभी जनता प्रगति मैदान पे आई हुई थी, क्योंकि मीडिया को भी इंडिया गेट से हटा दिया गया है, तो पूरी मीडिया प्रगति मैदान पे है। तो वहाँ भी अभी कुछ प्रदर्शनकारी आए हुए थे, वो शांति से बैठे थे, वहाँ भी पुलिस वाले आ गए, और पुलिस वालों ने साफ कहा कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं,
क्योंकि धारा 144 लागू है। आप जंतर मंतर जाइए तो जंतर मंतर पे जो खबरें आ रही हैं लगभग से 40 से 50 लोग वहां पे इकट्ठा हैं और वो यही मांग कर रहे हैं कि जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है उन दोषियों को अगर पकड़ लिया गया है तो पकड़ने के बाद उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल जी रजनीश, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। आपने सुना होगा कि उम्मीद से परे जाना हमारे सियासतदानों की फितरत सी हो गई है और जो बात सुनी है अब वो सच होती नजर आ रही है। आइए अब आपको इसी सियासत का एक और पहलू दिखाते हैं। बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है और ऐसे वक्त में हमारे नेताओं को भी अपनी बेटियों की सुरक्षा की फिक्र जाग गई है। तभी तो चाहे गृह मंत्री हो सुशील कुमार शिंदे हो या गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह हो या फिर खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, सबका कहना है कि उनकी बात समझिए, आखिर उनके पास भी 3 बेटियां हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि 3 बेटियों का होना कोई मानक नहीं है, खतरा देश की हर एक बेटी पर मंडरा रहा है। Justified anger and anguish at the ghastly crime of gang rape committed last Sunday in Delhi. As a father of 3 daughters myself, as strongly about this as each one of you. मैं और मेरे राजमंत्री मेरे साथी हम दोनों को भी 3 लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है हमारे को। हम तो बहुत चिंतित है इससे। तो हर एक कहता है कि हमारे पास 3 बेटियां हैं, लेकिन क्या 3 बेटियों के होने से आपकी संवेदना जाग गई है, या अगर आपके पास बेटी नहीं होती तो आप संवेदनशील नहीं होते? क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है इस देश को? प्रधानमंत्री अपने भाषण में काफी चिंता जाहिर करते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं, लेकिन बदलाव की बात नहीं करते, व्यवस्था को मजबूत करने की बात नहीं करते। और ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने जिससे देश बड़ा गौरवान्वित महसूस करे कि एक लोकतांत्रिक देश के ये प्रधानमंत्री है जिन्हें हमने चुनकर सत्ता का सिंहासन सौंप दिया है और अब ये हमारे लिए कुछ करेंगे, ऐसा शायद लोगों को महसूस नहीं हुआ। और आखिरकार उनकी इस संबोधन के क्या कुछ मायने हो सकते हैं, ये सियासी था या वाकई में वो पूरी फीलिंग्स के साथ कह रहे थे? इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 2 बेहद ही खास मेहमान, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धुलिया जी और साथ ही हमारे न्यूज हेड डॉक्टर रहमतुल्लाह। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। विपिन जी, आपसे करते हैं शुरुआत। क्या लगता है आपको इस देश के प्रधानमंत्री से इस मौके पर, जहां की बलात्कार की घटनाएं इस तरीके से बढ़ती जा रही है, हर दिन हर 40 मिनट में एक बलात्कार का मामला, हर 3 मिनट में एक छेड़खानी का मामला, मॉलेस्टेशन की घटनाएं बढ़ती जा रही है, भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक प्रधानमंत्री जिसे लोग चुनकर विश्वास के साथ, वो ऐसे मौके पर 7 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर जो हम लोग देख रहे हैं, उस मौके पर ये कहते हैं कि मुझे संवेदना है, आक्रोश जाहिर है, मेरी भी 3 बेटियां हैं, लोगों को ये बात समझनी चाहिए। नहीं, सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री का जो इन्होंने देश के नाम संबोधन किया वो बहुत ही निराशाजनक था और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि जब देश के नाम संबोधन करने जा रहे हैं तो कुछ ठोस जो है वो कदम को लेकर साथ आएंगे, वो बताएंगे लोगों को कि कानून में कहाँ सुधार करने जा रहे हैं और किस तरह से इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या गृह राज्य मंत्री हों, उन हैं तो मुझे नहीं लगता कि संवेदनशीलता के लिए किसी के बेटियां होना जरूरी है। संवेदनशील व्यक्ति अगर है तो उसको उस दिशा में कदम भी उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री का इस पूरे भी स्टेटमेंट नहीं था कि वो जो है क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे ऑपरेट करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर क्या वो कोई संविधान में संशोधन करेंगे, क्या वो इनमें कोई जो रेपिस्ट हैं उनको मौत की सजा के बारे में क्या राय है उनकी, और इन तमाम मुद्दों पर खामोश रहे। और 6-7 दिन के बाद एक प्रधानमंत्री जब देश को एड्रेस करता है तो कम से कम उससे उम्मीद जरूर की जाती है। और ये जो है सबसे बड़ी बात कि इस तरह प्रधानमंत्री का इस तरह का रवैया और फिर उनका ये कहना कि जो सुशील कुमार शिंदे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी बातें कर चुके हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये एक प्रधानमंत्री के स्तर पर इस तरह की बातें थोड़ा सा उनको और ज्यादा, और शायद यही वजह है कि उनके संबोधन के बावजूद हालात नहीं बदले, आक्रोश अब भी बरकरार है, लोग अब भी नाराज हैं, लोग अब भी सड़कों पर हैं और ये कह रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, गृह मंत्री कुछ कहते हैं, लेकिन वो नहीं कहते जो यहाँ की जनता चाहती है। ये बड़ी हैरत की बात है। डॉक्टर रहमतुल्लाह भी हमारे साथ हैं इस दौरान। डॉक्टर रहमतुल्लाह, कुछ देर पहले हमने सुषमा स्वराज जी को सुना, उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर्वसम्मति से कोई फैसला ले लीजिए, आप सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, सरकार ने नहीं माना। हमने कहा कि फांसी की सजा को लेकर कुछ संशोधन कीजिए, उन्होंने नहीं माना। हमने कहा कि विशेष सत्र बुला दीजिए, उन्होंने तब भी नहीं माना और प्रोटेस्टर से वो बात करने भी नहीं जाते। क्या हो गया इस सरकार को, क्यों इतनी खामोश है सरकार और क्यों विपक्ष महज बातें करने में लगा है? ये भी तो पता था कि सुषमा जी खुद चली जाएं। नहीं वंदना, आपने ठीक कहा, ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। और जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं,
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं, आरपीएन सिंह कह रहे हैं मेरी 3 बेटियां हैं। तो 3 बेटियां होना इस बात का परिचायक नहीं है, इस बात का द्योतक नहीं है कि भारत की बेटियां सुरक्षित है। अगर है में जो देश की राजधानी है वहां आखिर किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ ऐसी घटना कैसे हो जाती है। और मैं आपको बताऊं वंदना कि जब मैं कल दिन भर था वहां इंडिया गेट पर था, तो वहां लड़कियां इसलिए आक्रोशित थी कि हर के साथ कोई ना कोई घटना हो चुकी है, कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बताया कि मोलेस्टेशन की घटना हो चुकी है, उसे छेड़छाड़ की गई है, उस पर फप्तियां कसी गई है। तो हर लोग इसलिए कि हर लोग उसको उसी तरह से, जबकि आप जानती हैं कि जो लड़की हॉस्पिटल में है वो किसी की न बेटी है न बहन है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न किसी पार्टी या कोई संगठन इसको लीड कर रहा है, उसके बावजूद हर लोगों में वो दर्द है, दर्द की वो शिद्दत है, दर्द की वो इंतहा है कि हर लोग उसी से, कि जब मैं पुलिस वाले उसको पकड़ रहे थे, जब बस में कुछ लोगों को डाल रहे थे कि तुमको यहां से अरेस्ट किया जाता है, फिर बाकी जो बच्चे लोग थे आगे उसके ठीक चक्के के सामने आ जाते थे, सो जाते थे। ये सारी चीज, इन सारी चीजों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब वो पीछे बैक करके ड्राइवर को यह कहा जाता था कि तुम बैक करके यहां से बस को ले जाओ, जिस पर ये जो प्रदर्शनकारी है जिनको अरेस्ट किया गया था, वो लड़कियां, वो लड़के उठ करके बैक पे हो जाते थे। आप समझ सकते हैं कि जिस पर अगर बस का चक्का अगर थोड़ा भी जाता है उसके पांव टूट सकते हैं, वो खुद बिल्कुल बिल्कुल ये परवाह नहीं कर रहे हैं लोग, ये इस चीज की परवाह नहीं कर रहे हैं। वो परवाह कर रहे हैं कि देश की हर एक बेटी, हर एक महिला, हर एक लड़की जो है वो सुरक्षित हो। जो बंदिशें अब तक लगती आई हैं कि रात हो गई घर से मत निकलो, किसी के साथ मत जाना, वहां मत जाना, यहां खतरा वहां खतरा, तो अगर हर जगह खतरा है तो क्या अपराध हो गया? बेटी होना अपराध हो गया? लड़की होना अपराध हो गया? क्या किया जाए ऐसे हालातों में? क्यों लोग इन मसलों को लेकर संजीदा नहीं है? लेकिन अब जब लोग आवाज बुलंद कर रखे हैं, जब देश की जनता चाहती है बदलाव हो, व्यवस्था में परिवर्तन हो, कुछ सख्त और कड़े नियम बने, कानून बने, लोगों को सजा मिले, तो न जाने क्यों हमारे देश की सरकार, हमारे देश के राजनेता चुप्पी साधे बैठे। इस चुप्पी के भी कई मायने हैं। इसी को लेकर हम अपने 2 खास मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आपको यह बता दें कि दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ देश के गुस्से को देखते हुए इंडिया गेट को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई है। पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर नो एंट्री कर दी है। इसके अलावा विजय चौक पहुंचने के सभी रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। मीडिया कर्मियों से भी कहा गया है कि वो प्रगति मैदान की तरफ चले जाएं। सभी चैनलों को कैमरे और ओबी वैन हटाने को कहा है। सरकारी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की आई कार्ड जांच करने के बाद ही पुलिस उनको जाने दे रही है। पुलिस के मुताबिक बीती रात से ही सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई, लेकिन इस बीच जंतर मंतर पर लोगों का विरोध जारी है। ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लोगों का गुस्सा बिना किसी बड़े बदलाव के, बिना अपनी मांगों को मनवाए शांत नहीं होने वाला, क्योंकि जो मांगे वो उठा रखे हैं वो इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के हित में है। वो महिलाओं के हक की बात है, वो सुरक्षा का मुद्दा है, वो ऐसा मुद्दा है जिससे सबका सरोकार है। और लगातार रजनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रजनीश, जैसा आपने कहा कि इंडिया गेट और आसपास के तमाम इलाकों में धारा 144 लागू है, रास्ते सील कर दिए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी और मीडिया कर्मी वहां तक ना पहुंचे, लेकिन इसकी बजाय सबसे ये दरख्वास्त की जा रही है कि वो जंतर मंतर पहुंचे अगर वो विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि 40-50 लोग वहां पर मौजूद हैं, तो कहां गए अब ये प्रदर्शनकारी? क्योंकि पिछले 2 दिनों में तो बहुत अच्छी खासी तादाद दिखी हमें। रजनीश, आप तक पहुंच रही हमारी आवाज? चलिए रजनीश से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। विपिन धुलिया और डॉक्टर रहमतुल्लाह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन जी, जिस तरीके से रजनीश कह रहे थे कि तमाम रास्ते सील हैं, धारा 144 लागू है, पुलिस नहीं चाहती इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में प्रदर्शन हो, अब ये चाहती है पुलिस कि जंतर मंतर पर इजाजत दे दी जाए, वहां ये लोग अगर प्रदर्शन करें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रजनीश बता रहे हैं कि वहां महज 40 से 50 लोग हैं। नहीं, जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से ट्रैफिक को जो है कंट्रोल किया है पुलिस ने, और जिस मेट्रो स्टेशन को जो है उनको जाम किया, उस तरह उसके बाद जो है बड़ा मुश्किल है कि लोग इकट्ठा हों। लेकिन ये जो है तात्कालिक तौर पर ज़रूर है कि लोग आपको कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट जो है, ये आंदोलन और तेज होगा। और सरकार की तरफ से मुझे लग रहा है कि इधर थोड़ा हरकत में सरकार जरूर आई है। और मैंने कल भी हमने चर्चा की थी कि अगर ये आंदोलन जो है इसका कोई एक अगुवाई में कोई एक लीडरशिप नहीं होगी, और हमने कल लगातार ये चर्चा की कि अगर इसी तरह से जो डिमांड अगर अलग अलग कोनों से आएंगी
करेंगी तो ये आंदोलन जो है भटक सकता है। और हमने ये भी उस समय कल कहा था कि हो सकता है कि इसमें जो है एक जो असामाजिक तत्व है वो कुछ हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, पथराव कर सकते हैं। और आप देखिए कि शाम तक जो है उसी तरह की घटना हुई और सरकार को एक मौका मिल गया कि वो इस आंदोलन को किसी तरह से तितर बितर कर दे। लेकिन ये साफ है कि जो फीलिंग्स है लोगों की, जो भावनाएं हैं लोगों की, वो बिल्कुल जगह जगह वो प्रकट हो रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि एक दो दिन की खामोशी के बाद, खासतौर पर जो पुतिन, जो रशियन जो प्रेसिडेंट जो इंडिया में आए हुए थे, उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए शायद ये कदम सरकार को जल्दी उठाना पड़ा कल। और आज जो है उनकी, क्योंकि आवाजाही बहुत ज़्यादा है, तो सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं हो सकता है कि उसकी वजह से लोग ना आ रहे हों। लेकिन बिल्कुल मैं आपको कह दूं कि लोगों की भावनाएं अभी दबी नहीं है। इस देश का पूरा एक मत है इस बात को लेकर। और देश के अंदर मैं लगता है कि जगह जगह जो आंदोलन हो रहे हैं और सरकार जो है जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही है, जिस तरह ने जो है चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में जरूर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन एक जरूर है कि लोगों को ये देना पड़ेगा, एक मांगे अपनी रखनी पड़ेंगी कि वो ठीक ठीक चाहते क्या है। क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते कि उनको जो हमारे हवाले कर दिया जाए। बिल्कुल, मिनिमम प्रोग्राम इसके लिए उन्हें तय करना होगा, मिनिमम डिमांड्स जो कि उस पर कहीं ना कहीं सहमत होना होगा। हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो आपको हम यही बात हमने लगातार डिस्कस की, हमारे रिपोर्टर्स ने भी डिस्कस किया इसको, वहां पे तमाम प्रदर्शनकारी जो बैठे हुए थे, और ये उन्होंने भी माना कि ये जरूर एक नेतृत्वहीन सा आंदोलन सा हो रहा है। तो इस तरह से जो है अब थोड़ा सा इस आंदोलन को एक शेप लेने की जरूरत है, ताकि ये सिर्फ जो है एक लड़की का सवाल नहीं है कि एक लड़की के साथ रेप हुआ। लेकिन जिस तरह से एक सर्वे के हिसाब से कहा जाता है कि दिल्ली में या दिल्ली से बाहर भी होगा, लेकिन सर्वे दिल्ली का है कि बिल्कुल विपिन जी जिस तरीके से आपने कहा संवेदनशील है, लोग गुस्से में है, आक्रोश में है, नाराजगी है, लेकिन इन सबसे अलग हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, वो कहां बिजी हैं? वो दरअसल इस मुद्दे पर आमने सामने हो गई है। एक कुछ कहता है तो दूसरा कुछ और कहता है, और दोनों एक दूसरे पर कई तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। इसी की एक बानगी आपको दिखाते हैं। दोनों ही पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो किस तरह से अपनी बयान देते हुए नजर आए, वो सुनिए। उन्हें सजा मिलेगी, 1 महीने में रिपोर्ट आएगी। इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल बीजेपी के तरफ से आए हैं इसलिए न स्वीकारना ये काहे की जीत है? ये जनता का मूड भाप नहीं रहे हैं। जनता बहुत उद्वेलित है और वो चाहती है कि कुछ ठोस काम हो और उसका ठोस टाइम फ्रेम हो। मुझे लगता है यही दो बातें सबके मन में है। तो ये आपने दोनों पार्टी के जो प्रवक्ता थे उनकी राय सुनी। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस वाले एकदम संवेदनहीन हो गए हैं, कोई मसला ही नहीं चाहते, वो किसी चीज को रिजॉल्व नहीं करना चाहते, और इस तरीके की तमाम दिक्कतें और आरोप जो हैं वो इस वक्त बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस को ऐसा लगता है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, वरना इतना बवाल नहीं होता, हंगामा नहीं होता, तो दोनों का फोकस एक दूसरे पर है। बनस्पत इसके की प्रदर्शनकारियों पर कुछ ध्यान दिया होता, उनकी मांगों पर कुछ ध्यान दिया होता, उनकी डिमांड्स को सुना होता। दिल्ली में गैंगरेप मामले पर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तेजिंदर बग्गा को हिरासत में ले लिया। ये वही शख्स है जिसने कृषि मंत्री शरद पवार को थप्पड़ मारा था, और इसके अलावा ये एक बार प्रशांत भूषण पर भी हमला कर चुका है। तो आरोप है तेजिंदर बग्गा पर कि उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे और उनके साथ उनके कुछ और साथी शामिल थे। पुलिस पर जिस तरीके से पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई थी और इसके बाद पुलिस भी ऐसा लग रहा था कि बल प्रयोग करने को मजबूर हो गई थी। लाठीचार्ज हो, आंसू गैस के गोले हो, वाटर कैनन हो, जो भी इस्तेमाल कर सकती थी पुलिस, वो सब कुछ किया गया। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने बीती शाम ये दावा कर दिया था कि राजनीतिक रूप से इसमें घुसपैठिए शामिल हो गए हैं, हाईजैक कर लिया गया है इस पूरे आंदोलन को। तो ये कई जो मसले हैं वो इस हिरासत में तेजिंदर के आने के बाद उठे हैं। दिल्ली गैंगरेप मामले में चैनल 1 की खबर का असर देखने को मिला। चैनल 1 न्यूज ने अपनी खबर दिखाने के बाद, यह खबर देखने के बाद विदेशी दौरे को बीच में छोड़कर लौटे हैं उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना। इस बीच उन्होंने महिला संगठनों, एनजीओ के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बैठक में काफी कुछ चर्चा हुई है, जो कार्रवाई वो करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस को जो निर्देश दिए, इसको लेकर भी इस बैठक में उन्होंने महिला संगठनों से बातचीत की है। और लगातार विपिन धुलिया जी, साथ ही डॉक्टर रहमतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रहमतुल्लाह, जिस तरीके से हमने राशिद अलवी साहब को सुना, जावड़ेकर साहब को सुना, क्या लगता है आपको महज एक दूसरे पर यह आरोप प्रत्यारोप लगाना कितना जायज है, वो भी ऐसी स्थिति में जब आपका पूरा देश एक आग में जल सा रहा हो? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सवाल यह पैदा होता है कि सुषमा स्वराज आज कहती है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, जब यह 16 तारीख है, जब ये हाउस चल रहा था, उस वक्त सुषमा स्वराज या विपक्ष के नेता या बाकी कोई भी पार्टी के लोग क्यों नहीं कहा कि ये सत्र को बढ़ाया जाए?
और आज ये कह रही है चूंकि आज देश जो है ना इस पर हंगामा कर रहा है, देश जो इस पर आवाज बुलंद कर रहा है, तो ये बिल्कुल ये लिंगर ऑन करने का एक तरीका है कि इस पर सरकार को हम आरोपित करते हैं और सरकार ये कहता है कि इस पर हम कानून बनाएंगे और ऐसा ये गी क्यों लगाया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली के जो सांसद हैं संदीप दीक्षित, जो मुख्यमंत्री के बेटा भी हैं, उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर का इसमें रोल है, पुलिस कमिश्नर इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए, उनको वहां से हटाया जाना चाहिए। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर दिल्ली का सांसद ये कह रहा है, मुख्यमंत्री का बेटा ये कह रहा है, उसके बावजूद पुलिस कमिश्नर वहां बैठा हुआ है। सवाल है कि कोई ना कोई तो इसके लिए होगा जिसको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। वहां डीसीपी है, उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एक ट्रांसफर जबकि सबसे छोटी सजा होती है, तो लोग जानना चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आप लेंगे गी क्यों लगा रहे हो आप इसमें, आप एक्शन क्यों नहीं लेते, आप डीसीपी को क्यों नहीं हटाते, आप पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं हटाते, इससे उसकी सैलरी कम नहीं हो जाएगी। लेकिन ये आम जनता में एक मैसेज आएगा कि हुकूमत या सरकार हमारे लिए कर रही है, सरकार इस पर संवेदनशील है। तो इस्तीफे से कुछ समस्या हल होगी? विपिन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या अगर दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दे दें या ऐसे कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाए तो क्या इस तरीके की समस्या हल होगी? क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई टेम्परेरी इसका इलाज हो, हम तो चाहते हैं ऐसा परमानेंट इलाज हो कि ये समस्या खत्म हो जाए। देखिए, समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन एक बात आपको बताऊं कि जनता को लगना चाहिए कि सरकार हरकत में आ गई है जी। सबसे बड़ी बात है कि ये आपको डीसीपी है हमारा कोई साउथ दिल्ली का, और वो अगर उसको आप सस्पेंड करते हो या उसको ट्रांसफर करते हो तो ये जरूरी नहीं कि वो जिम्मेदार हो उसके लिए, लेकिन आप एक मैसेज देते हो, एक संदेश देते हो कि आप जो है बहुत संजीदगी से इस मामले को लिया है। अगर आप कोई एक्शन इस तरह का करते हो तो तत्काल तौर पर ये प्रभाव पड़ता है कि सरकार हरकत में आ गई है। लेकिन सरकार अगर खामोश बैठी है और लगातार ये कह रही है कि हम एक्शन करेंगे, हम किसके खिलाफ एक्शन करेंगे, हम उनको, वो ऐसे लोग थे कि उनको अरेस्ट करना बहुत मुश्किल नहीं था सरकार के लिए, साधारण किस्म के लोग थे जिन्होंने अंजाम दिया है, इस जुर्म को अंजाम दिया है। आसान था, वो कोई सफेद पोस्ट नहीं थे, उनके ऊपर कोई राजनीतिक उनकी हैसियत उनकी नहीं थी। ऐसे तमाम लोग हैं जो कि मंत्री भी बने हुए हैं इस तरह के आरोपों के साथ। तो ये सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को हरकत में आने का एक जो है मौका होता है कि वो तत्काल इस तरह के फैसले करती है। लेकिन इस सरकार ने क्या किया कि वो एक आंखें मूंदे रही लगातार घटनाओं पर और देखती रही कि घटनाएं किस तरह बिगड़े। जब माहौल गर्मा गया उसके बाद आप 6 पुलिस वालों को सस्पेंड करते हो, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग समझ गए थे कि आप लगातार टाल रहे हो, संवेदनशील होने का आप ढोंग कर रहे हो, आप बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। और जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया कल लोगों पर, महिलाओं पर, कोई महिला पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं थी उस समय लाठीचार्ज करते हुए, तो ये जताता है कि दिल्ली पुलिस किस कदर जो है किस तरह एग्रेसिव हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस का जो मुखिया है, जो कि ये उसका दायरा नहीं है, वो कह सकते हैं कि क्रिमिनल शामिल हो गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोग किसी मूवमेंट में शामिल होते हैं तो दिल्ली पुलिस वाले को इस पर ऑब्जेक्शन करने का कोई हक नहीं है। और ये बहुत ही गंभीर उन्होंने बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल। विपिन जी, आपसे भी और डॉक्टर रहमतुल्लाह आपसे भी मेरा एक सवाल है कि आखिर अब इन तमाम चीजों के बाद, जब विपक्ष की नेता अपनी बात कह चुकी हैं जो कि बेअसर लग रही है, जब प्रधानमंत्री अपनी बात कह चुके हैं जिससे कोई संतुष्ट नहीं हुआ, जब गृह मंत्री कह चुके हैं जिसका किसी को कोई असर नहीं हुआ, शीला दीक्षित अपनी बातें कहती हैं, मतलब तमाम लोग जिनसे उम्मीद की जाती है वो अपना अपना वक्तव्य दे चुके हैं, हम सबने सुना है, दिल्ली पुलिस ने जो कि हमने देखा है। अब इस स्टेज के बाद व्हाट नेक्स्ट? आंदोलन का अगला स्टेप क्या होगा? बिखर जाएगा, दिशाहीन हो रहा है पूरी तरीके से? आपको लगता है कि नहीं चलेगा, अभी और कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? क्या होगा इस स्टेप के बाद? डॉक्टर रहमतुल्लाह, पहले आपसे। नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है, दिशाहीन होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए कि अगर एक आम जनता, आम पब्लिक अगर नाराज होती है गवर्नमेंट से, तो उसका खमियाजा गवर्नमेंट को या उस पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो सरकार नहीं चाहते हुए भी उसको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार को अब ये वक्त आ गया है कि उसे कुछ करना चाहिए। जैसे मैं एक और बात कहूं कि पुलिस जिम्मेदार है। अगर सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है कि यहां कोई भी गाड़ी पे टिंटेड ग्लास नहीं होगा, और टिंटेड ग्लास है, और उस बस पर भी टिंटेड ग्लास और उस पर पर्दे लगे हुए थे, सवाल है इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए डीसीपी क्यों नहीं दोषी है? इसके लिए पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं दोषी है? तो सवाल ये पैदा होता है कि हम नहीं कह सकते कि पुलिस कमिश्नर या फिर वो जो डीसीपी है वो जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदार है। और इसलिए कहीं एक जगह अगर हम चूक करते हैं तो उसका खमियाजा पड़ता है लंबे समय तक। बिल्कुल। और आपको लगता है कि इस चीज के लिए इन लोग को भी पनिश होना चाहिए था? विपिन जी, आपको क्या लगता है नेक्स्ट क्या होने वाला है इस आंदोलन में? देखिए, आंदोलन के कई नतीजे तो सामने आ चुके हैं। जिस तरह से पूरा सरकार हरकत में आई है, जिस तरह से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात है, और मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ी बात आप अगर देखें कि शीला दीक्षित और उनके बेटे संजीव दीक्षित ने जो स्टैंड लिया है, जिस तरह से उन्हें पुलिस मुखिया को हटाने की बात की है, वो साफ साफ बात है कि जो अगले साल जो दिल्ली में जो चुनाव होंगे, जो नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या शीला दीक्षित को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप ये ध्यान रखें, कोई संवेदनशील नहीं है, उनकी जवाबदेही
ये होती है कि उनको चुनाव में जाना पड़ता है। अगर चुनाव में जाने से उनको नुकसान होता है तो हरकत में आएंगे, उनको नुकसान नहीं होता तो वो कोई कदम नहीं उठाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक जो आधी दुनिया है इस दिल्ली की और उनके साथ जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं और तमाम जो एक संवेदनशील लोग हैं, वो क्या शीला दीक्षित की सरकार को चलने देंगे? क्या उनको वोट करेंगे अगली बार? और शीला दीक्षित का अगर 5-10% वोट भी अगर इस नाम पर शीला दीक्षित के खिलाफ चला गया तो शीला दीक्षित की अगली सरकार नहीं बन पाएगी, कांग्रेस की सरकार इस दिल्ली में नहीं बन पाएगी। ये कांग्रेस और शीला दीक्षित का सबसे बड़ा संकट है। और शीला दीक्षित और संजीव दीक्षित क्योंकि यहाँ की मास पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ की जनता के वो नुमाइंदे हैं, तो उनको इस तरह के स्टैंड लेने पड़ रहे हैं। आप देखिए कि गृह मंत्री और किस तरह से मुख्यमंत्री के दोनों के अलग अलग विचार हैं। एक साफ साफ जो है जो पुलिस मुखिया है वो कहता है कि उनको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, उधर संजीव दीक्षित उनसे इस्तीफा मांगते हैं। तो इस तरह से जरूर संकट में है दिल्ली की सरकार। शीला दीक्षित की सरकार की लोकप्रियता जो है वो खतरे में बिल्कुल। तो पड़ी अगर हुई जल्द है। कोई सुधार और नहीं ये हुआ तो आंदोलन- सरकारें भी संकट में पड़ जाएंगी। ये देश की आबादी कह रही है, ये देश की जनता कह रही है, ये महिलाएं कह रही हैं और ये सरकार का रवैया कहलवा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आंदोलन की रणनीति क्या होती है, किस दिशा में जाता है और वाकई में कोई असर पड़ता है सरकारों पर, कोई असर पड़ता है पुलिस पर, व्यवस्था पर, वो बदलती है या जस की तस बरकरार रहती है। क्योंकि इस देश में इस तरीके के आंदोलन कई बार हुए, लेकिन जब भी आंदोलन हुआ कोई ना कोई बदलाव जरूर हुआ है और इस बार क्या बदलाव होता है इसका हमें और आपको, हम सभी को इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रहमतुल्लाह हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही विपिन धुलिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल किसने रची साजिश, कौन बना